वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट स्टार्ट कर दिया था। इसका पहला लेक्चर हमने देखा जिसमें हमने पुष्प की संरचना को डिटेल में देखा। आज हम देखने वाले हैं नर जनन संरचना को। मतलब मैंने आपको बताया था, जब पुष्प मैंने पढ़ाया था, जब मैंने फ्लावर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया कि भैया ये मेल वाला पार्ट होता है और ये फीमेल वाला पार्ट होता है। आज हमें मेल वाले पार्ट को बहुत ही डिटेल में देखना है। क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एनसीईआरटी की सारी लाइनें आपको कवर हो जाएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं सबसे पहले फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में फ्लावर को कवर किया था। साथ ही साथ मैंने आपको फ्लावर कैसे ड्रॉ करते हैं बोर्ड वगैरह में अगर आ जाए वो भी सिखाया था। आज हमें पढ़ना है केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब स्टेमेन के बारे में। अगर इस डायग्राम को हम और क्लियर करें, जूम करें और देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें केवल दो पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंथर जो कि मेन पार्ट है, अहम भूमिका निभाता है, और फिलामेंट जिसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। हमें डिटेल में किसकी स्टडी करनी है? हमें डिटेल में स्टडी करनी है एंथर की। साथ में इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्टेमेन। मतलब कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया एंथर का पार्ट होता है। अब बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें स्टेमेन भी रहेगा, तो स्टेमेन साथ में होता है। मतलब स्टेमेन का मतलब एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? स्टेमेन कह देते हैं। हालांकि इसको हिंदी में हम पुंकेसर बोलते हैं। मैंने ऊपर हेडिंग में लिख भी रखा है, यहां से देख लीजिएगा, डाउट नहीं होइएगा। ठीक है, तो पुंकेसर किसको बोलते हैं? स्टेमेन को बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं, अगर मैं पुंकेसर बनाता हूं, देखो अगर मैंने इस चीज को बनाया और इस चीज को मैंने यूं करके एक फिलामेंट से जोड़ दिया, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, मैंने क्या बताया था, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा एंथर वाला पार्ट हो जाता है। कौन सा वाला बच्चा पार्ट हो जाता है? एंथर वाला पार्ट हो जाता है। जबकि ये हमारा फिलामेंट वाला पार्ट है, इससे हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर इस एंथर के डायग्राम को आप देखेंगे, गौर से देखिए इस डायग्राम को, तो आपको यहां पर दो लोब दिखेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? लोब। देखो ये देखो, एक लोब तो ये दिख रहा है और दूसरा इसके जस्ट बगल में लगा हुआ दिख रहा है। यानी अगर इस डायग्राम को मैं बनाना चाहूं तो एक लोब तो भैया ये दिख रहा है और एक लोब इससे लगा हुआ दिख रहा है, और ये लोब दोनों साथ में फिलामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। यानी मैं कह सकता हूं कि बाइलोब्ड होता है। क्या कह सकता हूं बच्चा? यानी मैं कह सकता हूं कि ये बाइलोब्ड होता है। इट इज क्लियर। क्या यहां पे कोई भी प्रॉब्लम है? ये देखने पर अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना, बाहर से तो दिखेगा, लगेगा एक ही लोब है, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें दो लोब दिखेंगे। और अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं यहां से काट देता हूं, इसी स्ट्रक्चर को क्या करूं, मैं यहां से काट दूं, तो काटने के बाद मुझे एक अजीब सी संरचना दिखती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो काटने के बाद जो मुझे संरचना दिखने वाली है वो कुछ ऐसे दिखने वाली है। मैं बना रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। बट अगर तुम इसको काटोगे तो काटने के बाद जो एंथर में आपको संरचना दिखेगी, स्ट्रक्चर दिखेगी, वो ऐसे दिखेगी। तो अगर आप देखेंगे जो तीनों डायग्राम अगर आप देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तो तीनों डायग्राम में आपको अलग अलग ही चीजें दिखेगी। जैसे पहले वाले में आप देखेंगे तो दूर से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा भैया? एंथर, नॉर्मल से एंथर दिखेगा। अगर आप पास जाएंगे तो आपको बाइलोब्ड दिखेंगे। कितने लोग दिखेंगे बच्चा? बाइलोब्ड दिखेंगे। और बाइलोब्ड के बाद अगर आप उसको काट देते हैं ना, तो यहां पर एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। साथ ही साथ आपको 4 खाने और भी देखने के लिए मिलेंगे जिनको हम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। यहीं पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और लघु बीजाणु ही क्या कहलाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के युग्मन कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। चाहे मतलब कि जिसे हम गैमेट्स बोल देते हैं। हालांकि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में नहीं देखनी। आगे हम हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, कहां से कैसे किन चीजों का निर्माण हो रहा है देखेंगे। अभी ये है कि अपने को कॉन्सेप्ट बनाना है, बेसिक सी चीजें देखनी है। हालांकि अभी यहाँ पर आपको केवल 3-4 चीजें देखनी है कि भैया एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, और अगर अंदर से देखेंगे तो ये डाइथिकस होता है, मतलब 4 कोष्ठों में बटा हुआ होता है। मैंने इन दोनों पॉइंटों को सामने रख के लिखा है, आप यहां से भी देख सकते हैं। ये दोनों लाइनें, भले 2 वर्ड हैं ये, लेकिन ये दोनों वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पर
डायरेक्ट लिखे हुए हैं। इन दोनों का मतलब समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने डायग्राम के थ्रू समझा भी दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी। अगर आगे मैं बढ़ता हूं तो इसी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं जो एंथर मैंने आपको बनाया अभी दिखाया। तो अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को डिटेल में दिखाता हूं तो सामने आपके स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से आइए पढ़ लेते हैं। सबसे बाहरी पार्ट जो हमें दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बच्चा? एपिडर्मिस बोलते हैं, सबसे बाहरी पार्ट होता है। इसके बाद एंडोडर्मिस होता है और इसके बाद मिडिल लेयर होती है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है और होना भी चाहिए कि भैया एपिडर्मिस एंडोडर्मिस के बीच में मिडिल लेयर होनी चाहिए। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए जब नीट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है या अच्छे एग्जामों में जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जब भी इसका ऑर्डर पूछा जाता है, जब भी इसका क्या पूछा जाता है? ऑर्डर पूछा जाता है। तो हालांकि बच्चे हमेशा क्या गलत करते हैं? एक ही चीज गलत कर देते हैं कि भैया ऑर्डर लिखते समय ना वो क्या करते हैं कि एपिडर्मिस को पहले नंबर में लिखते हैं, मिडिल लेयर को दूसरे नंबर में लिखते हैं और एंडोथीकस मतलब एंडोथीसियम को किस नंबर में लिख देते हैं? तीसरे नंबर में लिख देते हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे बाहरी परत जो है वो एपिडर्मिस है। इसके बाद दूसरे नंबर में कौन सी आती है? एंडोथीकस आती है, एंडोथीसियम आ जाती है और तीसरे नंबर में अपनी आती है मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है, आप इसको मिडिल के नाम से मिडिल में कर देते हैं, दूसरे नंबर में कर देते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है टेपिटम की। किसकी आती है बच्चा? टेपिटम की। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी हम आगे कवर करेंगे और अच्छी तरीके से देख लेंगे। टेपिटम के बाद पोलन ग्रेन होती है, जिनका निर्माण कौन करता है भैया? जिनका निर्माण खुद टेपिटम करता है। क्या कौन करता है बच्चा? खुद टेपिटम करता है। यहां से जो नीट में क्वेश्चन पूछने वाले मतलब जो भी बनाएंगे क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन बने हैं या बनेंगे वो दो ही तरीके से बन सकते हैं। एक तो ऑर्डर पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट, फिर इसके बाद ऑर्डर के बाद अगर आप समझ गए हैं इस चीज को कि एपिडर्मिस के बाद मिडिल लेयर नहीं आती है, इन दोनों के बीच में नहीं आती, इन दोनों के बाद आती है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है टेपिटम के ऊपर और टेपिटम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए टेपिटम का मैंने एक अलग से पॉइंट रख दिया है। आगे चल के मैं टेपिटम को पढ़ा भी दूंगा। उससे पहले मैं जो बातें अभी तक बताया उस बात को एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपकी नोट्स भी बेहतर बन जाए। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें एंथर यानी लघु बीजांडुधानी की संरचना को बताया और ये हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। देखो मैंने अब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट को कितने पार्ट में बांटा गया है। जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स आता है। तो एंजियोस्पर्म्स सबसे डेवलप वाले प्लांट होते हैं, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, डेवलप वाले प्लांट की बात कर रहे हैं, पहले वाले प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं भैया। जो सबसे डेवलप प्लांट होते हैं उन्हीं की हम बात करते हैं। तो अगर मैं उनकी बात करता हूं तो उनमें अगर मैं एंथर की बात करता हूं तो मैंने क्या बताया? ये बाइलोब्ड होते हैं और डाइथिकस होते हैं। इस चीज को मैंने बताया। हालांकि ये जो डायग्राम है अभी ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेकिन अभी इस डायग्राम को मैं क्लियर नहीं कर रहा, इस डायग्राम को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये डायग्राम केवल ये देखने के लिए बनाया गया है ताकि आप इसमें लोब देख पाए। एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है और इसमें 4 खाने आपको आसानी तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। ये चारों खाने क्या हैं? लघु बीजांडुधानी है। क्या बच्चे? ये चारों खाने लघु बीजांडुधानी हैं। अभी यहीं तक आपको समझना है, आगे हर एक चीज समझ में आएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से ना आए तो वीडियो को रिपीट करिएगा, धीरे धीरे चीजों को समझिएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चा याद करने वाली बातें कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब मैं अपना चैप्टर एंड करूंगा, आप चाहे नेट के क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करें या अदर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना मैं होने दूंगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंथर की तो मैंने बताया हम जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं और एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है कि भैया प्रत्येक लोब में, जैसे मैंने कहा कि भैया 2 लोब पाए जाते हैं, एक लोब तो ये पाया जा रहा है, दूसरा लोब ये पाया जा रहा है। तो तुम देख रहे हो एक लोब में तुम्हें 2 परागकोश देखने के लिए मिलेंगे जिन्हें हम लघु बीजांडुधानी भी बोलते हैं। अच्छा, लघु बीजांडुधानी को ही सर आप परागकोश बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लघु बीजांडुधानी को ही मैं क्या बोल रहा हूं? परागकोश बोल रहा हूं। इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ये परागकोश के नाम से आता है, कई बार ये लघु बीजांडुधानी के नाम से भी आता है।
तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं। यानी एक लोब में 2 परागकोश, तो 2 लोब में कितने परागकोश बच्चा? टोटल कितने होते हैं? टोटल 4 परागकोश होते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? अगर डाउट होता है तो कमेंट एक बार जरूर कर दिया करिए। वीडियो अच्छा लगा करे तब भी कमेंट करके बता दिया करिए कि सर हमें समझ में आ गया, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाइक सब्सक्राइब आपका मन है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगेगा आप कर देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, बट कमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सुझाव वगैरह देना चाहते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या देखने वाले हैं भैया कि इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजांडुधानी बोलते हैं, और इसी को हम परागकोश भी बोलते हैं। ये चीज मैंने भी आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब हम टेपिटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर टेपिटम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेपिटम सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज्यादा ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अगर मैं बोर्ड की बात करता हूं, 12th बोर्ड की बात करता हूं, तो भैया 12th बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेपिटम डायरेक्ट कई बार आया हुआ है, डायरेक्ट बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है टेपिटम के बारे में। तो आप दोनों के बेसिस पर अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेपिटम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पहले इस चीज को कि भैया ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले तो इस चीज को लिख दो यहाँ पर। सबसे प्राथमिक चीजें भाई जरूर है, क्योंकि इन चीजों से हमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। हमें ये पता रहे अगर कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका इफेक्ट हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा पड़ता है। अगर मैं टेपिटम की बात करता हूं तो टेपिटम की पहली बात ये है कि सर ये बहुकेंद्रकीय तो होती है और ये बहुगुणित भी होती है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता। मैं कहना ये चाहता हूं कि सपोज दैट जैसे ये सेल है, ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस का यानी केंद्रक का डिवीजन हो रहा है। केंद्रक का तो लगातार डिवीजन हो रहा है, केंद्रक तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन बच्चा नहीं हो रहा है। ये जो इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, जो द्रव्य पाया जाता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म का यहां पर डिवीजन नहीं होता, लेकिन केंद्रक का डिवीजन होता है। मतलब यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यहां पर मैं इस चीज को लिखूंगा कि भैया यहां पर केंद्रक का विभाजन होता है। क्या होता है बच्चा? केंद्रक का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं। ये लाइन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं भाई टेपिटम का वर्क क्या है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई दफा वर्क डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वर्क अगर हम बात करते हैं तो पहले तो भैया ये नर्व्स टिश्यू है। सर बात नहीं समझ में आई कि आप नर्व्स टिश्यू क्यों कह रहे हैं? हाँ समझाता हूं इस चीज को मैं। देखो टेपिटम क्या करती है ना, जैसे हमें स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वैसे ही आप अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जो युग्मक होते हैं उनको हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं बच्चा? परागकण। और परागकण जैसे हम में स्पर्म, वैसे प्लांट में क्या होते हैं बच्चा? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अब इन परागकणों को पोषण कौन प्रदान करेगा? इनका ध्यान कौन रखेगा? इनको हष्ट पुष्ट कौन रखेगा? ये सारा काम करती है आपकी टेपिटम। अब टेपिटम इनको पोषण प्रदान करती, खिलाती पिलाती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये नर्स का तो काम कर रही है कि नहीं कर रही? बताओ। जब तक इनका यूज नहीं हो रहा है तब तक ये लघु बीजांडुधानी के अंदर ही रहेंगे। और लघु बीजांडुधानी के अंदर की सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको हम टेपिटम बोलते हैं भैया। तो अगर हम उसको टेपिटम बोलते हैं तो टेपिटम के अंदर ही तो परागकण का निर्माण होगा। अच्छा समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, आ जाओ। अगर कह ही रहे हो तो भैया डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। अच्छा चलो देखो, ये हमारे क्या हो गए? परागकोश हो गए, यानी मैं इसको लघु बीजांडुधानियां भी बोलता हूं। और ये मैंने क्या बना दिया? तुम्हारा पूरा का पूरा एंथर बना दिया, जो कि कटा हुआ एंथर है। ठीक है, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये जो है इसकी सबसे अंदर वाली जो परतें होंगी वहां पर किसका निर्माण हो रहा होगा? टेपिटम का निर्माण हो रहा होगा। किसका निर्माण हो रहा होगा? टेपिटम का। और टेपिटम के अंदर ही, मतलब टेपिटम के बाद ही किसका निर्माण हो रहा होगा? टेपिटम के बाद यहां पर मैं एक बार कलर चेंज करता हूं ताकि और भी अच्छी तरीके से तन्ने को समझ में आ जाए। तो इन्हीं के अंदर किसका निर्माण होता है? इन्हीं के अंदर निर्माण होता है परागकण का। किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण बच्चा होता है? परागकण। जो किस नाम से जानते हैं? नर युग्मक हैं। ये क्या है?
नर युग्मक अगर समझ में ना आए तो जैसे हम में स्पर्म होते हैं वैसे ही प्लांट में क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। तो पराग कण इनके अंदर पाए जा रहे हैं, तो टेपिटम इनको क्या करती है, पोषण वगैरह प्रदान करती है, इसीलिए इसको हम नर्स टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गई होगी। अब ये क्या करते हैं भैया, टेपिटम क्या करते हैं, टेपिटम पोषण प्रदान करते हैं। सर अभी अभी तो मैंने बताया आपको कि पोषण प्रदान करते हैं और इसीलिए तो इनको नर्स टिश्यू कह रहे हैं। ये बात तो क्लियर ही होगी आपको। अगला पॉइंट है ये प्रोयूबिस बॉडीज का निर्माण करते हैं। सर ये पॉइंट समझ में नहीं है तो ये आएगा भी नहीं, क्योंकि ये आगे जब मैं बढ़ूंगा ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पराग कण क्या होते हैं, पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, इसके बाद ये टॉपिक आ जाएगा, तो वहां पर मैं इनकी डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी केवल आप इतना समझिए कि टेपिटम किसका निर्माण कर रही हैं, प्रोयूबिस बॉडीज का निर्माण कर रही हैं और ये स्पोरोपोलिन बनाते हैं। मतलब स्पोरोपोलिन का मतलब ये है एक ऐसा टिश्यू बनाती हैं जिससे पराग कण का निर्माण होता है। कौन से टिश्यू का निर्माण करती हैं, इसी स्पोरोपोलिन से क्या होगा, इसी स्पोरोपोलिन से जो हमारा पराग कण है वो बनने वाला है बच्चा। क्या बनने वाला है, पराग कण बनने वाला है। और ये पराग कण को बनाने वाला जो टिश्यू है सबसे अहम टिश्यू है और इसका निर्माण कौन कर रहा है, इसका निर्माण टेपिटम कर रहा है। इस बात पर कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम पढ़ते हैं, अब कुछ नोट यानी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी अभी क्या बताया कि इनमें कैरियोकाइनेसिस पाई जाती है, मतलब इनमें केंद्रक विभाजन पाया जाता है। हिंदी में बोले तो केंद्रक विभाजन, लिख लेना बच्चा अपने अपने नोट्स में। कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं केंद्रक विभाजन। इनमें केंद्रक विभाजन तो पाया जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं पाई जाती है, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं पाया जाता। इस पॉइंट को मैंने अभी अभी क्लियर भी किया था, तो इस पॉइंट में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर हम बात करते हैं, पहले नंबर में आता है एपिडर्मिस, पहले नंबर में आता है एपिडर्मिस, ठीक है। दूसरे नंबर में आता है एंडोथीसियम, दूसरे और तीसरे नंबर में आती है हमारी मिडिल लेयर। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहा बीच में मिडिल लेयर नहीं आती, नाम इसका भले मिडिल है लेकिन बीच में नहीं आती। ऑर्डर में कंफ्यूज नहीं होना। तीनों मेन काम क्या करती है भैया, सुरक्षा का काम करती है। किसका काम करती है, तीनों का मेन काम है सुरक्षा प्रदान करना। परागकोश के अंदर पैरेन्काइमा सेल का निर्माण होता है और यही पैरेन्काइमा सेल स्पोरोजेनियस टिश्यू का निर्माण करती हैं और यही टिश्यू भैया क्या बनाने वाली हैं, पराग कण बनाने वाली हैं। क्या बनाने वाली हैं, पराग कण बनाने वाली हैं। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अगले लेक्चर से मैं कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ में करवा दिया करूंगा। आई होप ये चीज बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है। ऐसे ही पूरे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा, हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा जाता है, हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से आप भी लिखिएगा। नोट्स बनाएंगे तो क्वेश्चन भी अच्छे से होंगे और रिवीजन भी अच्छे से होगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।